कितने प्रकार के होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स और क्या क्या कॉजेज रहते हैं, मतलब किस कारणों से अपन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं? ब्रेन ट्यूमर को अगर अपन मुख्यतः क्लासिफाई करें तो दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। दूसरा क्लासिफिकेशन इसका ये हो सकता है कि इसको हम कहें बिनाइन ट्यूमर्स यानी नॉन कैंसरस ट्यूमर्स, और दूसरे हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स यानी कैंसरस ट्यूमर्स। आजकल जिसको भी सर दर्द होता है तो वो कहते हैं शायद माइग्रेन हुआ होगा, माइग्रेन समझते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर हम माइग्रेन के पेन को और ब्रेन ट्यूमर के पेन को? माइग्रेन के सरदर्द को अपन लें, लगभग सर के एक ही तरफ होता है। वो एपिसोड्स में आता है। जबकि अगर ब्रेन ट्यूमर की वजह से अपने को सरदर्द हो रहा है तो वो पूरे सर में होगा। तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बच्चों के ब्रेन ट्यूमर्स क्या हैं और एडल्ट्स के ब्रेन ट्यूमर्स क्या हैं? देखिए, बच्चों में जो एज ग्रुप ब्रेन ट्यूमर का है वो 10 साल से नीचे मेनली होता है, और अडल्ट्स में ये कहीं पे भी हो सकता है। तो इटर्नल हॉस्पिटल में हम किस लेवल के ब्रेन ट्यूमर्स के अब लोगों को बेनिफिट्स दे रहे हैं, हमको देखिए, इटर्नल हॉस्पिटल में इस समय हमारे पास जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडलिटी है वो अवेलेबल है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ इटर्नल हॉस्पिटल में। आज हम चर्चा करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि एवरी ईयर 8 जून को हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व करते हैं। तो आज हम ट्यूमर से जुड़े सवालों का जवाब लेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर और राजस्थान के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, जो कि कंसल्टेंट हैं इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर एंड इटर्नल हॉस्पिटल जवाहर सर्किल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, थोड़ा समय बताइए कि ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर्स डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है 8 जून को, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ब्रेन ट्यूमर्स क्या होते हैं? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम इस दिन को चुना है, और 8 जून को ही ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन फर्स्ट रिपोर्टेड ब्रेन ट्यूमर का केस रिकॉर्ड हुआ। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, जैसा कि आपने बताया अभी कि एवरी ईयर ऑन 8 जून हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर्स डे। तो सर, इस डे की क्या सिग्निफिकेंस है? ब्रेन ट्यूमर्स क्या होता है, कितने तरह का होता है और क्यों होता है? सर, थोड़ा विस्तार जानकारी देंगे सर? कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हम मनाते हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, और ये 8 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये 8 जून को पहला ब्रेन ट्यूमर जो डायग्नोस हुआ था और जो रिपोर्ट हुआ था, जो रिकॉर्डेड है, वो 8 जून को हुआ था। तो उसी दिन को याद रखते हुए अपन इसको 8 जून को मनाते हैं। और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे का जो थीम है, 2025 का थीम तो अभी रिलीज होना बाकी है, बट जो 2024 का थीम था वो था ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, मतलब सबके लिए ब्रेन का स्वास्थ्य अच्छा। मेरा अगला क्वेश्चन सर, ये कितने प्रकार के होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स और क्या क्या कॉजेज रहते हैं, मतलब किस कारणों से अपन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं? सर, ब्रेन ट्यूमर को अगर अपन मुख्यतः क्लासिफाई करें तो दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स वो होते हैं जो ब्रेन में ही उत्पन्न हुए हैं, और जो ब्रेन के सेल्स हैं या उसके आसपास, ब्रेन के आसपास की जो कोशिकाएं हैं सेल्स के आसपास, वहीं से जो ब्रेन ट्यूमर उत्पन्न होगा उसको अपन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहें। दूसरे प्रकार के जो ट्यूमर होते हैं ब्रेन में वो होते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स। ये वो ट्यूमर होते हैं जो शरीर के किसी अन्य हिस्से में कैंसर हो और रक्त द्वारा वो ब्रेन तक पहुंच जाए, उसको अपन सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर या मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन इसका ये हो सकता है कि इसको हम कहें बिनाइन ट्यूमर्स यानी नॉन कैंसरस ट्यूमर्स, और दूसरे हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स यानी कैंसरस ट्यूमर। इसके कारणों में अगर अपन जाएं तो ऐसा कोई विशेष कारण ब्रेन ट्यूमर्स का नहीं पाया गया है, पर फिर भी अगर कुछ कारण चिन्हित करें तो उसमें होता है रेडिएशन का एक्सपोजर। अगर किसी कारणवश बचपन में या किसी इलाज के दौरान या अपने ऑक्यूपेशन के लिए अगर हमारा रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा रहता है तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स के साथ, जैसे मार्फन्स है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप्स हैं, ली फर्मनी सिंड्रोम्स है, इनके साथ भी ब्रेन ट्यूमर का एसोसिएशन देखा गया है। दूसरा, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, यानी HIV जिनको इन्फेक्शन है, या जो बहुत बीमार हैं, या ट्रांसप्लांट के बाद यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनमें भी ब्रेन ट्यूमर्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मेरा अगला क्वेश्चन सर ये है कि बहुत ही कॉमन होता है, मतलब आजकल जिसको भी सर दर्द होता है तो वो कहते हैं शायद माइग्रेन हुआ होगा, माइग्रेन समझते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर हम माइग्रेन के पेन को और ब्रेन ट्यूमर के पेन को? देखिए, एक तो जो ब्रेन ट्यूमर का जो सरदर्द होगा और जो माइग्रेन का सरदर्द होगा, उनमें काफ़ी डिफरेंस है।
माइग्रेन के सर दर्द को अपन लें तो वो लगभग सर के एक ही तरफ होता है ओके। और वो एपिसोड्स में आता है। जबकि अगर ब्रेन ट्यूमर की वजह से अपने को सर दर्द हो रहा है तो वो पूरे सर में होगा और उसकी जो इंटेंसिटी है यानी कि तीव्रता है और जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम के साथ बढ़ती जाएगी और सर दर्द के साथ उसमें अन्य सिम्टम भी जुड़े होंगे, जैसे कि उल्टी आना, चक्कर आना, आंखों के आगे धुंधलापन होना, ये सारे उसमें जुड़े रहेंगे जो माइग्रेन में कम देखने। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि मतलब क्या अर्ली साइंस है जो अपन पहचान सकते हैं कि ब्रेन ट्यूमर अपने को हो रखा है, तो मतलब प्रारंभिक लक्षण क्या होने चाहिए? देखिए, अगर आपका सर दर्द ऐसा है जो ट्रीटमेंट के बाद मतलब आप कॉमन दवाइयाँ लेने के बाद भी लगातार बार बार आ रहा है, उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी तेज है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक है यानी सुबह उठते ही उठते आपको हेडेक फील हो रहा है, आपको उसके साथ में उल्टी का मन हो रहा है या उल्टी हो रही है, तो वो इंडिकेट करता है कि हमारे ब्रेन में प्रेशर बढ़ा हुआ है और वो ब्रेन ट्यूमर का साइन एक हो सकता है। दूसरा, अगर आपको चलते वक्त बैलेंस बनाने में कोई दिक्कत है, आपको मिर्गी के दौरे आए हैं या आपकी आंखों के आगे धुंधलापन है या आपको एक की जगह दो दिखाई दे रहे हैं, डबल विजन हो रहा है, आपकी याददाश्त में कोई कमी महसूस कर रहे हैं, आपके व्यवहार में आपके घर वाले महसूस करें कि आपके व्यवहार बदला है रिसेंट टाइम में, तो उसको हम मान सकते हैं कि वो ये सब ब्रेन ट्यूमर के कारक हो सकते हैं। सर आजकल बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर भी ब्रेन ट्यूमर्स, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बच्चों के ब्रेन ट्यूमर्स क्या हैं और एडल्ट्स के ब्रेन ट्यूमर्स क्या हैं? देखिए, बच्चों में जो एज ग्रुप ब्रेन ट्यूमर का है वो 10 साल से नीचे नीचे मेनली होता है और अडल्ट्स में और बच्चों के ब्रेन ट्यूमर में जो अंतर है वो है कि बच्चों में जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो सर के ब्रेन के पिछले हिस्से में होता है जिसको हम पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स कहते हैं और अडल्ट्स में ये कहीं पे भी हो सकता है। दूसरा, जो बच्चों के ब्रेन ट्यूमर है वो अधिकतर मेलिग्नेंट होते हैं, ये कैंसरस जो कैंसरस होते हैं। तो सर अभी क्या क्या ऑल्टरनेटिव और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे अपन बच सकते हैं अपन ब्रेन ट्यूमर देखिए, से? सबसे पहले तो अगर सर दर्द, उल्टी, चक्कर आना, बैलेंस बनाने में दिक्कत होना, आंखों के आगे धुंधलापन, अगर ऐसा कोई भी सिम्टम हमारे पास आता है तो हमें किसी क्वालिफाइड न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। वो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद आपको सीटी स्कैन ब्रेन या एमआरआई ब्रेन की सलाह देंगे, वो हमें कराना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट टेस्ट है जिससे हम किसी भी ब्रेन ट्यूमर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। अभी भी क्या डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल है सर जिससे हम ब्रेन ट्यूमर्स को पकड़ सकते हैं? देखिए, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन तो हमारे पास बेसिक है ही है। अगर हमें शरीर पता चलता है कि इनसे कि भाई ब्रेन में कोई गांठ है तो एक कॉन्ट्रास्ट एमआरआई कराते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने के लिए कई बार हम एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कराते हैं। अगर हमें एमआरआई स्कैन में शक होता है कि ये सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है तो उस केस में कुछ एडिशनल टेस्ट हम लोग लेते हैं, जैसे पेट स्कैन होल बॉडी या शरीर के अन्य हिस्सों की सोनोग्राफी करके देख लिया कि भाई कोई लीवर का ट्यूमर तो नहीं है, सीटी चेस्ट करके देख लिया कोई छाती का ट्यूमर तो ब्रेन तक नहीं पहुँच गया है, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे अपन पता लगा सकते हैं ये सेकेंडरी ट्यूमर है। तो इटर्नल हॉस्पिटल में हम किस लेवल के ब्रेन ट्यूमर्स के अब लोगों को बेनिफिट्स दे रहे हैं, हमको देखिए, treatments दे रहे हैं? इटर्नल हॉस्पिटल में इस समय हमारे पास जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडलिटी है वो अवेलेबल है। चाहे हम एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे डायग्नोस्टिक एमआरआई की बात करें, हमारे पास बेस्ट एमआरआई है, बेस्ट सीटी स्कैन है, हम एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कर रहे हैं। हमारे पास एक पूरी कुशल टीम है जो पेशेंट को पूरा थरोली एवेलुएट करती है और हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है। और उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट वाइज भी हम इटर्नल हॉस्पिटल में बहुत आगे हैं। हमारे पास बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो टॉप क्लास हैं, हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्निक अवेलेबल होनी चाहिए वो सब इस समय हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और इवन जो हमारी न्यूरो एनेस्थीसिया की टीम है जो ब्रेन की सर्जरीज में एनेस्थीसिया देते हैं वो बहुत अच्छी है। उसके बाद हमारी पोस्ट ऑप केयर न्यूरो आईसीयू बहुत अच्छा है, न्यूरो रिहैबिलिटेशन हमारा बहुत अच्छा है। पेशेंट्स को बाद में अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी ज़रूरत है तो वो भी हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे पेशेंट को सारी चीज़ें मिल जाती है। सर जैसा कि आजकल डिजीज सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, आप हार्ट कंडीशन ले लीजिए, आप बाकी अदर कंडीशंस ले लीजिए, तो क्या रोल रहता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का ब्रेन ट्यूमर्स में और किस तरीके से बच सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? देखिए, एज सच ब्रेन ट्यूमर का कोई लाइफस्टाइल से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम हमारे खान पान में संयम बरतें, अल्कोहल, टोबैको, इन चीज़ों से दूर रहें तो हम काफ़ी हद तक ब्रेन ट्यूमर के कारणों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारे पहलुओं को छुआ आज ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड, और मुझे आशा है कि इस जानकारी से हमारे दर्शक और हमारी जो भी आम जनता है बहुत लाभ उठाएंगी। थैंक यू वेरी मच सर आज की। थैंक यू।